Hello, viewers. Today, I'm going to present some sentences that is popularly known as emphatic sentence. As we know, the term emphatic means when you say emphatic sentences, it means वैसे वाक्य जो जोरदार हो। आपने साधारणतया टेंस में सेंटेंसेस को सीखा है। उन सेंटेंसेस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वह सामान्य सेंटेंस है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का जोर नहीं दिया गया। लेकिन आज की इस पीरियड में मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहूंगा कि कुछ वैसी सेंटेंसेस का निर्माण भी अंग्रेजी की दुनिया में होता है जिसे हम emphatic सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसे आप जोरदार वाक्य भी कह सकते हैं। जोरदार वाक्य यानी वाक्य में जोर दिया गया है, इम्फेसिस है। इम्फेसिस से ही इम्फैटिक बना। इम्फैटिक एडजेक्टिव है, जबकि एम्फेसिस नाउन है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इम्फैटिक सेंटेंस का निर्माण हम कैसे करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सारे सेंटेंस को इम्फैटिक बना दें। यह विशेषता टेंस की दुनिया में मात्र 3 टेंस को प्राप्त है, और वह क्रमशः है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ये कैसे बनता है, इसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। गौर कीजिएगा। जैसे यदि आप कहते हैं वह किताब पढ़ता है। बहुत सामान्य सा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको समझाने में हमें कोई परेशानी ना हो और आप भी आनंद के साथ इसे समझ भी सकें और सीख भी सकें। अगर इस वाक्य को देखें, वह किताब पढ़ता है, तो सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और सामान्य वाक्य है ये। आप इसे लिखेंगे ही reads a book. This sentence is simple. सिंपल सा वाक्य है। लेकिन जब इस वाक्य को आप इंफैटिक बनाएंगे, जैसे वह किताब पढ़ता ही तो है, वह किताब पढ़ता है से तात्पर्य है कि वह और भी कोई अन्य किताबों को पढ़ता होगा। लेकिन जब आप कहते हैं वह किताब पढ़ता ही तो है, तो ऐसी वाक्य में पढ़ने पर जोर पड़ गया है, इंफैटिक बन गया। जैसे मैं इसे लिखता भी चल रहा हूं, जैसे वह किताब पढ़ता ही तो है। अब इस ही से जोर पड़ रहा है, इंफेसिस पड़ रहा है, सेंटेंस को इंफैटिक बना रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे लिखें, कैसे बोलें, बहुत सामान्य सी बात होगी। जरा आप याद करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन बनाने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो आपको याद आ रहा होगा कि प्रश्न बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डू और डज का। तो जिन शब्दों के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन बनाया जाता है,
उन्हीं शब्दों के माध्यम से हम इंफैटिक सेंटेंस का निर्माण भी करते हैं, क्योंकि वह है थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगी ही डज रीड ए बुक, और दिस सेंटेंस इज नोन एज इंफैटिक। जोरदार वाक्य हो गया। इट्स सो इजी। दूसरा सेंटेंस एक देखें। वह बाजार जाता है, या इस वह की जगह अगर मैं कर देता हूं तो शायद आपको समझना और ज्यादा आसान होगा। मैं बाजार जाता हूं, सेंटेंस हो जाएगी आई गो टू मार्केट। और अगर इस सिंपल वाक्य है, लेकिन यदि इस वाक्य को अगर ऐसा कर दिया जाए कि मैं बाजार जाता ही तो हूं, अब यह वाक्य इंफैटिक हो गया, क्योंकि जाने के ऊपर जोर पड़ रहा है, और जोर देने के लिए इंफैटिक सेंटेंस बनाने के लिए हम डू और डज का प्रयोग क्रमशः करते हैं उसके नंबर और पर्सन के अनुसार। तो हमें क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए आई डू गो टू मार्केट एंड दिस सेंटेंस इज emphatic. इट्स क्वाइट सिंपल। आमतौर पर हिंदी का एक छोटा सा शब्द ही जब वाक्य में लग जाता है तो निश्चित रूप से वह सेंटेंस जोरदार हो जाता है हिंदी भाषा में। अब उसे अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करें? मेथड्स आर बिफोर ऑल ऑफ यू। Whenever, wherever you get the sentence from present indefinite tense, you are bound to use do and does to make the sentence emphatic. यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई वाक्य हो और उसे आप इंफैटिक बनाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर और पर्सन के अनुसार डू और डज का प्रयोग करेंगे, वह सेंटेंस इंफैटिक हो जाएगा। आई होप दिस वन इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। दूसरे को देखते हैं। दूसरा कौन से टेंस को हम बनाते हैं इंफैटिक? तो दूसरा टेंस आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट। शायद आपको अनुमान लग रहा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट को इंफैटिक बनाने में हमें क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। फिर भी मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। जैसे उसने एक पत्र लिखा, सिंपल सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट। हमें लिखना होगा कि ही wrote a letter and this sentence is quite simple. अब इस वाक्य को इंफैटिक बनाना है, जोरदार बनाना है। अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? तो कुछ इस तरह का भाव आएगा, उसने एक पत्र लिखा ही तो था, या लिखा ही तो, यानी सिर्फ पत्र लिखने का काम किया। तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, हम डू और डज से प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंफैटिक बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि डिड के द्वारा हम पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस का निर्माण करते हैं, और जब डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो उसी मेथड के आधार पर इस सेंटेंस को आप इंफैटिक बना सकते हैं, और सेंटेंस हो जाएगी ही डिड write a letter, and in this way this past indefinite becomes emphatic sentence. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का प्रयोग करके हम सेंटेंस को इंफैटिक बना देते हैं। ठीक उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग करके हम उसे इंफैटिक बनाते हैं। ध्यान रहे, जब डिड का प्रयोग होगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा।
अब सवाल उठता है कि और किसी टेंस का हम करते हैं, तो यस, एक टेंस का और हम लोग करते हैं, और वह बड़ा सिंपल सा है, और उसे आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऑलरेडी सीख रखा है। जैसे आप कहते हैं वह दिल्ली जाएगा। क्वाइट सिंपल सेंटेंस, बड़ी सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए। सेंटेंस क्या हो जाएगी? वह दिल्ली जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ही विल गो टू दिल्ली। लेकिन इस वाक्य को अगर इंफैटिक करते हैं कि वह दिल्ली अवश्य जाएगा, तो यह आपकी जानकारी में मैं ऑलरेडी दे रखा हूं कि जब अवश्य लग जाता है, जाने पर जोर पड़ता है, वह दिल्ली अवश्य जाएगा या वह दिल्ली अवश्य ही जाएगा, तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जहां पर हम शैल का प्रयोग करते हैं, वहां विल का प्रयोग कर देने से, और जहां पर विल का प्रयोग करते हैं वहां पर शैल का प्रयोग कर देने से सेंटेंस पर जोर पड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, सामान्य स्थिति में हम ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और जब जोर देना होगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस हो जाएगी ही शैल गो टू दिल्ली, एंड दिस सेंटेंस बिकम एम्फैटिक। ये महज 3 टेंस हैं जिनका हम जोरदार वाक्य के रूप में निर्माण करते हैं, और वो क्रमशः है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। कुछ सेंटेंस और सीखते हैं हम लोग, जरा गौर करेंगे। जैसे यदि आप कहते हैं उसके पास एक गाय है। आपने इस तरह के सेंटेंस को सीखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट वाली एजुकेशनल वीडियोस में। उसके पास एक गाय है, गाय पर पजेशन को दिखाया जा रहा है। पजेशन इट मीन्स अधिकार को कहते हैं पजेशन, और अधिकार जब भी दिखलाया जाता है तो वह नाउन पर ही दिखलाया जाता है। सेंटेंस का पैटर्न बहुत सिंपल होगा। सेंटेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, उसके पास एक गाय है, ही हैज ए काउ। अब इस वाक्य को इंफैटिक कर दें तो क्या हो जाएगा? उसके पास एक गाय ही तो है। उसके पास एक गाय है कहने से तात्पर्य होता है कि और भी जानवर हो सकते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि उसके पास एक गाय ही तो है, इसका मतलब गाय पर जोर पड़ गया, और उसके पास गाय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसे हम कैसे लिखें? इसे लिखने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, समझने का प्रयास करें। जैसे उसके पास एक गाय ही तो है, इसके पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं कि किस टेंस में है ही हैज ए काउ, सोच कर बताएं। अगर आप गौर से समझते होंगे सहायक क्रिया मेन वर्ब को, कि कब सहायक क्रिया मेन वर्ब बन जाती है और कब सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होती है, तो समझना आसान होगा। ऐसे मैं हल्के से ब्रीफ कर देता हूं कि जब कभी भी इज एम आर वाज वेयर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो, तो इज एम आर वाज वेयर सहायक क्रिया के नाम से जानी जाती है। और यदि इज एम आर वाज वेयर के साथ वर्ब ना होकर यदि नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए या प्रीपोजिशन आ जाए, तो वैसी स्थिति में वो सारी सहायक क्रियाएं मेन वर्ब बन जाती हैं। ठीक उसी तरह से हैज, हैव, हैड के बाद यदि वर्ब का
थर्ड फॉर्म है तो सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है, और यदि हैज हैव हैड के बाद नाउन है तो ऐसी स्थिति में हम हैज हैव हैड को मेन वर्ब कहते हैं। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहां पर इस वाक्य में हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया, नाउन आया है, तो यहां पर ये हैज मेन वर्ब के रूप में है, और जब मेन वर्ब के रूप में है तो इसकी बनावट हो जाती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और टेंस हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। I hope you are getting on what I am sharing with you all. अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, आप समझ रहे होंगे इस बात को, तो इसको इंफैटिक करना बड़ा आसान हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएंगे ही डज हैव, ध्यान रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने डज लाया, लेकिन ही के साथ भी मैं हैज को नहीं लाऊंगा, हैव को लाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मस्तिष्क में रखना जरूरी है। He does have a cow, and this sentence is known as emphatic sentence. ठीक इसी तरह से अगर आप भूतकाल में किसी नाउन पर अपना अधिकार दिखलाते हैं, जैसे उसके पास एक कार थी, यानी भूतकाल में कार पर अधिकार दिखलाया जा रहा है, वर्तमान काल में नहीं। तो इस सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे? इस सेंटेंस को लिखेंगे ही हैड ए कार। अब यहां पर हैड क्या है? अगर हैड को आप गौर से देखें तो यह बनावट बन रही है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। अगर हैज हैव और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तब इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। ये जेहन में आपका होगा, और इसका डिटेल स्टडी आपने वर्ब नामक चैप्टर में पढ़ा भी है। अब इस वाक्य को क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ऐसी स्थिति में इसे हम कैसे लिखें? तो सेंटेंस हो जाएगी उसके पास एक कार थी, सिंपल सेंटेंस है। इंफैटिक करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा उसके पास एक कार ही तो थी। अब यहां पर जोर पड़ रहा तो सेंटेंस को कैसे लिखें? ही डिड। अब क्योंकि डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, और आप जानते हैं हैव हैड हैड, तो हैड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? हैव हो जाएगा, और हमें लिखना चाहिए ही डिड हैव ए कार, एंड दिस सेंटेंस इज emphatic. I hope this is quite easy to understand. हम और कहीं पर भी सेंटेंस को जोरदार बना सकते हैं। तो यस, कुछ और जगह है जहां पर हम अपने बातचीत की शैली में, लिखने की शैली में, लिखने के तरीके के माध्यम से सेंटेंस को इंफैटिक बना सकते हैं, जोरदार बना सकते हैं। गौर कीजिएगा, हम जोरदार बना सकते हैं नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन दोनों को हम जोरदार बना सकते हैं। सहायता लेनी पड़ेगी हमें किस चीज का? तो हमें सहायता लेनी पड़ेगी इट का, यानी इट के माध्यम से हम किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर दे सकते हैं। इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। किसी भी नाउन और प्रोनाउन पर जोर देने के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। जैसे यदि आप कहते हैं मैं हूं, मैं हूं, तो सिंपल वे में आप लिखेंगे आई एम। इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, मैं हूं। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, अब जरा गौर करें, मैं ही तो हूं, यानी ही के कारण मैं पर जोर पड़ रहा है। तो वैसी स्थिति में क्योंकि मैं प्रोनाउन है तो हम ये कह सकते हैं इट इज
आई, तुम ही तो हो, इट इज यू, हम लोग ही तो हैं, इट इज वी, वे लोग ही तो थे, इट वेयर दे। भूल करके भी इट इज के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है। जब भी होगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि आप कहते हैं राम ने ही मेरी घड़ी चुराई है। अगर ये सेंटेंस होता राम ने मेरी घड़ी चुराई है तो बड़ा सिंपल सा होता, राम हैज स्टॉलन माई वॉच। लेकिन जोर पड़ रहा है राम ने ही, दूसरा और कोई नहीं, राम के ऊपर जोर पड़ रहा, यानी नाउन के ऊपर जोर पड़ रहा। तो जब नाउन के ऊपर जोर देना है तो पैटर्न थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा आप याद करें रिलेटिव प्रोनाउन को, वहां पर इस तरह की वाक्य आई थी एग्जाम्पल में। अब क्योंकि यहां पर राम पर जोर देना है हमें, तो हमें लिखना पड़ेगा इट इज राम। अब राम के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगी हु हैज स्टॉलन माई वॉच। सेंटेंस पूरा हो जाएगा, इट इज राम हु हैज स्टॉलन माई वॉच। राम ने ही मेरी घड़ी चुराई है। यदि आप कहते हैं, एक सेंटेंस और देखें, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं जिसने, मैं ही तो हूं जिसने नए भारत का निर्माण किया। अब इस वाक्य में जोड़ पड़ रहा है मैं ही तो हूं, यानी खुद के ऊपर जोड़ है, मैं के ऊपर जोड़ है, मैं आपका प्रोनाउन है, राम आपका नाउन था। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इट इज आई हु हैव क्रिएटेड द न्यू इंडिया। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं, मैं ही तो ऐसा कहा है, मैं ही तो ऐसा कहा है। सिंपल सेंटेंस, इट इज आई हु हैव सेड सो। आप जितनी सेंटेंसेस को कल्पना कर सकते हैं बोलने और लिखने के लिए, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। पैटर्न आपके सामने, इस पैटर्न के आधार पर आप जोरदार वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल और मैं शो करना चाहूंगा, गौर करेंगे। तुमने ही तो मुझे गाली दिया है, तुमने ही तो मुझे गाली दिया है, यानी तुम पर जोड़ है। तो हमें सेंटेंस को लिखना चाहिए इट इज यू हु हैव abused me। इट्स क्वाइट सिंपल। जितना सेंटेंस आप चाहें इंफैटिक सेंटेंस के रूप में उसको डेवलप कर सकते हैं। मैं गाता ही तो हूं, आई डू सिंग। मैं जाता ही तो हूं, आई डू गो। वह पढ़ता ही तो है, ही डज रीड। अनेकों सेंटेंस जिसकी आप कल्पना करेंगे आपके द्वारा
आसानी से वह लिखा भी जा सकेगा और बोला भी जा सकेगा। कुछ सेंटेंसेस को और देखते हैं जो इंफैटिक की श्रेणी में ही लगभग लगभग आता है, गौर करेंगे। कभी कभी सेंटेंस में एक ही नाउन को रिपीट कर दिया जाता है और उसके बगल में ही शब्द का प्रयोग हो जाता है। जैसे आप कहते हैं वहां बालू ही बालू है, वहां बालू ही बालू है, यानी और दूसरा कुछ चीज कोई चीज नहीं है सिवाय बालू के, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है हम देयर का प्रयोग करते हैं, आपको याद होगा। जैसे आप कहते हैं, थोड़ी सी देर को हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं, एक नाव है। इस वाक्य में कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है, करता नहीं है, करने वाला नहीं है। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो हमें देयर का प्रयोग करना चाहिए। और देयर की विशेषता यह है कि देयर अपने आगे आने वाले नाउन के अनुसार सहायक क्रिया को लेता है। यदि देयर के यदि देयर के आगे सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और यदि देयर के आगे प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ऑक्सिलरी होगा। जैसे एक नाव है तो आप लिख सकते हैं देयर ए बोट, एक नाउन आया। अब ये जो बोट है इस बोट के मुताबिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि है प्रेजेंट है, तो हमें यहां लिखना चाहिए देयर इज ए बोट। यदि आप कहते हैं एक लड़का है तो आपको कहना चाहिए देयर इज ए बॉय। यदि आप कहते हैं लड़के हैं तो आपको कहना चाहिए देयर आर बॉयज। यह विशेषता है देयर के साथ। देयर के आगे आने वाला सहायक क्रिया उसके आगे आने वाले नाउन के अनुसार होता है। यदि नाउन सिंगुलर तो सहायक क्रिया सिंगुलर, और यदि नाउन प्लूरल तो सहायक क्रिया प्लूरल। अब यहां पर गौर करें, वहां बालू ही बालू है, इसका एक सेपरेट पैटर्न है। पैटर्न क्या कहता है कि आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करना चाहिए नथिंग बट। ये रीढ़ है, बैकबोन है सेंटेंस के पैटर्न का, नथिंग बट। और नथिंग बट के बाद निश्चित रूप से नाउन ही आएगा। अब वहां बालू ही बालू है, देयर इज नथिंग बट सैंड देयर, वहां बालू ही बालू है। अगर आप कहते हैं कि उसके जीवन में दुख ही दुख है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और, उसके जीवन में दुख ही दुख है। पैटर्न को आप समझ रहे हैं, है तो प्रेजेंट का सहायक क्रिया लीजिए, अगर था होगा तो पास्ट की सहायक क्रिया लेंगे, और अगर गा होगा तो हम फ्यूचर की ले लेंगे। इट्स सो इजी and you have already understood these all things in your 10th chapter. You have to apply them accordingly in your sentence. उसके जीवन में दुख ही दुख है, तो आप आराम से लिख सकते हैं there is nothing but sorrow in his life. It's quite simple. I hope you understand this one also. एक सेंटेंस यहां पर ही और भी जोड़ देता हूं मैं, गौर करेंगे। अगर आप कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ शेयर किया, वह किताब पढ़ता है, he reads a book. वह किताब पढ़ता ही तो है, he does read a book. और अगर सेंटेंस को कर दे, वह किताब पढ़ता ही रहता है, थोड़ा सा अंतर आया, यानी सिर्फ पढ़ने का काम करता है।
वह किताब पढ़ता ही रहता है। मैं इसे नोट कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, वह किताब पढ़ता ही रहता है। अब इस वाक्य को कैसे एक्सप्लेन करें? सिंपल है, ही डज नथिंग बट रीड अ बुक। थोड़े थोड़े पैटर्न को मस्तिष्क में रख लेने मात्र से अनेकों सेंटेंस को आप इंफैटिक बना सकेंगे, एंड इट इज क्वाइट सिंपल। अब एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात आपसे कर लूं। एक सेंटेंस और होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको पैसिव सेंटेंस वाली एजुकेशनल वीडियोस में मैंने बताया है। इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा हम किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, यानी इसकी बनावट होती है मेन वर्ब। सबसे पहले मेन वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ही बाकी शब्दों को डालते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस को इंफैटिक करना हो तो हम इसे कैसे करें, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। कभी कभी इंफैटिक सेंटेंस का हिंदी कर पाना बड़ा मुश्किल सा होता है। जैसे आप कहते हैं एक गिलास पानी लाओ या लाइए। यह हिंदी है, हमारी मातृभाषा। लाओ और लाइए का क्या अर्थ निकलता है आप बेहतर समझ रहे होंगे। इस लाओ और लाइए में छुपा हुआ है हिंदी का सबसे बेहतरीन दृष्टिकोण। अगर हम लाइए कहते हैं तो सम्मान के साथ बोल रहे हैं और कोई सामने वाला व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा है। और यदि लाओ कहते हैं तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को लाओ संबोधित कर रहे हैं वह उम्र में छोटा है और स्नेह से हम ऐसा बोल रहे हैं। यह विशेषता सिर्फ हिंदी भाषा के साथ है। लेकिन जब आप इसे कहते हैं अंग्रेजी में तो अंग्रेजी इसकी हो जाएगी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यह सेंटेंस सिंपल है। अगर इस वाक्य को इंफैटिक करना चाहते हैं, यानी इंपरेटिव सेंटेंस को इंफैटिक वाक्य में बदलना चाहते हैं, तो यह बड़ा आसान है, लेकिन हिंदी को कर पाना थोड़ा सा टफ होगा। अगर इसकी हिंदी करें इंफैटिक के रूप में तो क्या होगा? एक गिलास पानी लाओ, सिंपल है, एक गिलास पानी ही लाओ। शायद कुछ ऐसा हिंदी बन सकता है। हिंदी चाहे जो भी हो, इंफैटिक करना है हमें सेंटेंस को, और वो भी इंपरेटिव सेंटेंस को इंफैटिक करना है, तो बहुत आसान है ये। जेहन में आप रख ले, प्रत्येक इंपरेटिव सेंटेंस के पहले आप सिर्फ डू जोड़ देते हैं। जैसे डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यह सेंटेंस आपका इंफैटिक हो गया। अगर आप कहते हैं गो देयर, गो देयर वहां जाओ, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अगर जोरदार तरीके से कहना चाहते हैं तो आपको कहना चाहिए डू गो देयर। यह सेंटेंस आपका इंफैटिक हो गया। यदि आप कहते हैं राइट द आंसर सून, यह सेंटेंस सिंपल है, लेकिन जब आप कहते हैं डू राइट द आंसर सून, तो यह सेंटेंस आपका इंफैटिक हो गया। और इस तरह से किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस में, किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस के पहले डू जोड़ देने मात्र से वह इंपरेटिव सेंटेंस इंफैटिक हो जाता है, जोरदार हो जाता है। और इस तरह से आप जितने सेंटेंसेस का, इंफैटिक सेंटेंसेस का निर्माण करना चाहते हैं, सहजता पूर्वक आप निर्माण कर सकेंगे। ये थे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स
आज के पीरियड का, जहां पर आप सामान्य सेंटेंस को इंफैटिक सेंटेंस बनाना सीख रहे थे। उम्मीद है all these sentence pattern will help you too much for the formation of new emphatic sentences according to your own wish, according to your own imagination. With these words, I am going to conclude today's session saying all of you, thank you very much.